नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग 70वीं बीपीएससी प्री देने के बाद अब मेंस की तरफ उन्मुख हो चुके हैं। सब लोग सेटल डाउन हो चुके हैं। सबकी क्वेरी ये है कि सब मेंस को कैसे हैंडल करना है। तो एक एक करके हमारे द्वारा वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से बीपीएससी के डायनेमिक डिमांड को फुलफिल करते हुए आप बीपीएससी का इजी संधान कर सको। आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी को डिकोड करेंगे और इसको स्ट्रेटजाइज करेंगे कि कैसे आपका जो समय है इसमें पॉलिटी को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। पॉलिटी इवन इफ इट्स अ पार्ट ऑफ सेकंड पेपर, जीएस सेकंड पेपर, और आप सभी को पता होगा कि जीएस सेकंड पेपर इवन इफ जीएस फर्स्ट पेपर में भी दोनों पेपर में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो पॉलिटी जो है फर्स्ट पार्ट में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन 5 छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपने आप में समेटे होता है। दैट मीन्स लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद दूसरे और तीसरे जो प्रश्न होते हैं इसमें 2-2 ऑप्शन के साथ आपको मिलता है। दैट मीन्स 4 क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें से आपको 2 करने होते हैं जो कि वेरी बेसिक भी होते हैं और साथ में उनका जो डायनेमिक डिमांड है उससे अटैच एफिलिएटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिकोड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और उसके बाद मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि यदि आप सेल्फ से तैयारी कर रहे हो या आप कहीं आप जुड़ रहे हो, हमसे जुड़ोगे तो किस तरीके का अप्रोच जो है आपके पास होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सेकेंड पेपर में आप 150 मार्क्स हासिल कर सकते हो। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये 69 बीपीएससी मेंस का पेपर है, ठीक है। पहले इसके पहले नंबर प्रश्न को देखो। पॉलिटी का प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। देखो, वैसे तो लग रहा है कि ये बहुत ही स्टैटिक प्रश्न है, बट ये करंट अफेयर्स में बना हुआ था। आपने पिछले बार देखा होगा, शायद धनखड़ साहब ने ऐसे कहा था कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, अपने आप में बहुत अच्छा नहीं है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उनका, काफी ज्यादा विपक्ष के द्वारा हो हल्ला कराया गया था और उसी से एफिलिएटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो शॉर्ट आंसर में पूछा गया था। तो आप समझ रहे हो ना, जब तक आपका स्टैटिक क्लियर नहीं है माफ कीजिएगा, जब तक आपका स्टैटिक क्लियर नहीं है और उसमें आपका डायनेमिक एलिमेंट ऐड ऑन नहीं है, दैट मीन्स कंटेम्पररी इश्यूज जो चल रहे हैं उसका आप उसमें इंक्लूजन नहीं कर रहे हो, तब तक इस क्वेश्चन के डायनेमिक डिमांड को आप पूरा नहीं करोगे और इसे लिख नहीं पाओगे। लिख दोगे ऑब्वियस यदि आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर है, लेकिन उस तरीके का नंबर नहीं मिलेगा, एवरेजिंग मार्क्स हो जाते हैं ऐसे प्रश्न में, ठीक है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण तर्क संगत है, टिप्पणी करें। यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था, हमने 2 प्रश्न देख लिए। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। और ये भी जो है, देखो अभी हाल ही में काफी ज्यादा वार्तालाप चल रहा है और जो अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस अपने परिवार के हित के लिए, अपने पारिवारिक लाभ के लिए संविधान में कई बार संशोधन कर चुकी है। तो संशोधन की प्रक्रिया अपने आप में काफी ज्यादा रेलेवेंट है और इससे क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखा होगा कि अतुल सुभाष का जो केस है, ठीक है, जिसमें उन्होंने वीडियो के द्वारा और लेटर के द्वारा 40 पन्ने का लेटर ऐसे ही शायद कुछ उन्होंने लिखा है, अपने पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने सारी चीजें लिखी है। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई जो है उनके बर्बादी में यूज हो रही थी। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें एक 498 का जो सेक्शन है, आर्टिकल 498 का जो सेक्शन है जिसमें दहेज प्रताड़ना वगैरह से संबंधित केसेज फाइल किए जाते हैं, तो इसको एज अ लीगल टेररिज्म नाम दिया गया है। तो जो लीगल टेररिज्म है अपने आप में कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, इसकी रिलेवेंसी है, ये शब्द अपने आप में कितना परिभाषित कर रहा है वर्तमान सिचुएशन को और ऐसे ऐसे आर्टिकल्स के यूज को, इसलिए इस लिहाज से जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या? लीगल टेररिज्म अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी हमें देखना चाहिए, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे उभर के आ रहे हैं
कि महिलाओं की हित की बात करते करते हम पुरुषों के अहितकारी क्यों बन जाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए वर्तमान सिनारियो में, इसका एग्जाम्पल के साथ इसकी स्पष्ट व्याख्या करें माय डियर फ्रेंड, तो आपका जो डायनेमिक अप्रोच है करंट से क्लियर होगा, बशर्ते कि सबसे पहली डिमांड इसकी ये है डायनेमिक एलिमेंट अपने स्टैटिक पोर्शन में जोड़ने के लिए कि आपका स्टैटिक क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स पॉलिटी आप बढ़िया से पढ़े होंगे, ना कि लूसेंट वाले पढ़े होंगे, ठीक है। भले ही आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत इस बार इज आउट कर दिया था बीपीएससी ने, लेकिन मेंस आपके लिए तब कठिन हो जाएगा यदि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। तो ये भी स्टैटिक पोर्शन है और इसमें भी आप करंट एलिमेंट वगैरह लगा के आप इसको डायनेमिक बना सकते हो। जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन करें। करंट अफेयर से, टोटली करंट अफेयर से एफिलिएटेड प्रश्न है। तो ये सारी चीजें हमने क्या करा, देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले जो लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न हैं उन पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा करें, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो इसका जो संस्थागत संबंध है, ठीक है, ये कह रहा है ना इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है वर्तमान संदर्भ में। तो देखिए ये जो हो गया, इस प्रश्न का आधा पार्ट जो है ये स्टैटिक है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ये क्या है, स्टैटिक है। और ये एक्चुअली यदि बात करें तो ये पब्लिक एड का पोर्शन है, ठीक है, और पब्लिक एड इज ऑल्सो एप्लीकेटेड विद पॉलिटी, तो ये पब्लिक एड का प्रश्न है। और इसके बाद इसका जो सेकंड टर्म मतलब क्वेश्चन की सेकंड पार्ट है ना कि वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। तो आप देख रहे हो ना कि मैं कितना सही जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आप करंट तैयार करके रखोगे कि सिंगल से तैयार करना है, कैसे अप्रोच तैयार करना है। अभी 68 बीपीएससी का भी क्वेश्चन हम देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड, ठीक है, राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। कह रहा है, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूं कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। पहला क्या है, राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना, और दूसरा क्या है, बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। तो इन दोनों एलिमेंट को समाहित करते हुए, जो कि कंटेम्पररी इश्यूज था, करंट अफेयर्स था, और काफी ज्यादा इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, द हिंदू की बात करें, कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं। जैसे इस बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है, तो अब बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्वेश्चन वहां से अराइज होता है और डायनेमिक एलिमेंट सारे के सारे वहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये आपका हो गया दूसरा नंबर प्रश्न। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित कीजिए। Discuss and analyze the fundamental principles of coalition politics in Bihar from the point of view of fulfillment of the national interest specifically। ठीक है, काफी बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को, ठीक है, तो इसके मूल सिद्धांत, गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत तो बहुत हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, विशेषतः स्पेशली आपको डिस्क्राइब करना है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से, ठीक है। जो गठबंधन का सिद्धांत है हमारे यहाँ, ये राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से कम और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए, पद लोलुपता की हितों की पूर्ति के लिए ये ज्यादा ओरिएंटेड होता है, इससे ज्यादा डराइव होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये कितना तक सही है, इसकी विवेचना और विश्लेषण साथ साथ करना है, ठीक है।
elucidate and evaluate the local government and its working from the point of view of the empowerment of the Panchayati Raj and the city institution with the example from the grassroots level in Bihar. तो देखो इसमें एग्जाम्पल दे दिया ना, तो आपको केस स्टडी देना है माय डियर फ्रेंड, क्या देना है, केस स्टडी देना है। और यहीं पे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जो आईआईटी हैं, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, या बीटेक हैं, कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, उनको केस स्टडी पता है, उस ओरिएंटेशन के साथ ही पढ़ाई करते हैं कि एग्जाम्पल को एज ए केस स्टडी कैसे प्रस्तुत करना है। तो ये राष्ट्रीय शासन और उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज और शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर पर उदाहरणों के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। ठीक है, तो स्थानीय शासन और उसकी कार्य पद्धति में जो पंचायती राज शहरी संस्थाओं का जो इंपावरमेंट करा गया है, बिहार में ये कितना लेवल तक सही हुआ है, कितने लेवल तक ये सार्थक सिद्ध हो रहा है, इसके बारे में आपको केस स्टडी के साथ, एग्जाम्पल के साथ इसकी व्याख्या करनी है। तो ये 69 बीपीएससी का हमारा जो है लगभग क्वेश्चन हमने डिकोड कर लिया, देख लिया क्वेश्चन का पैटर्न और बीपीएससी का माइंडसेट पूछने का। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित करें। एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म माय डियर फ्रेंड, काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में बना हुआ था। ठीक है, और ये डायनेमिक सेक्युलरिज्म है, जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो कैसे समय अनुसार बदलते रह रहा है, नए नए इसमें एलिमेंट जुड़ते जा रहे हैं, इसकी व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति रीजनल पॉलिटिक्स अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या करें। आपने देखा होगा कि आजादी के बाद 1947 के बाद जो कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस का लगभग एक छत्र राज रहा। उसके बाद केरला में डिफरेंट आईएनसी से अलग हट के पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और धीरे धीरे क्षेत्रीय मांगों की पूर्ति को लेके, क्षेत्रीय हितों की पूर्ति को लेकर लोकल पार्टियां राइज होती हैं और अभी वर्तमान स्तर पे पहुंच जाती हैं। तो भारत में क्षेत्रीय राजनीति जो है अपनी भूमिका निभाती है, इसकी व्याख्या करना है। सबका अलग अलग डिमांड है। तीसरा नंबर प्रश्न है इसका, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज द चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो कितना बढ़िया डीपीएसपी से रिलेटेड प्रश्न है ये। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी का इंपॉर्टेंस यहीं तक नहीं खत्म हो जाता है कि सेकंड पे इट्स अ पार्ट ऑफ सेकंड पेपर, जीएस सेकंड पेपर और फर्स्ट पार्ट में ही इंक्लूड रहता है, ऐसा नहीं है। इसका यूज आप एसए में भी यूज कर सकते हो और साथ में जब आप देखोगे हम फर्स्ट पेपर की व्याख्या करेंगे तो 69 बीपीएससी में ना जो सेकंड पार्ट होता है जीएस फर्स्ट पेपर का, सेकंड पार्ट करंट अफेयर्स का होता है और पहला पार्ट वहीं 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन किस में पूछे गए थे, पॉलिटी करंट अफेयर से पूछे गए थे माय डियर फ्रेंड। तो इस बात को ध्यान में रखना, पॉलिटी अपने आप में काफी मेजर भूमिका निभाता है। पॉलिटी पे कमांड रहेगा तभी जाके आप बीपीएससी को क्रैक कर पाओगे। बिहार हैज विटनेस द बिहार में पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण कीजिए। पहले जातिगत राजनीति होती थी, धर्म के आधार पर राजनीति होती थी, धार्मिक समीकरण वगैरह बनाए जाते थे। हालांकि अभी भी सस्टेन करती है ऐसी फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी इन आवर सोसाइटी, लेकिन इसमें और भी सारे एलिमेंट जुड़े हैं। रोजगारी का मुद्दा जुड़ा है, साफ सफाई का मुद्दा जुड़ा है, एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा जुड़ा है, ओवरऑल डेवलपमेंट का मुद्दा जुड़ा है। तो भारतीय संस्कृति किस तरीके से बीते समय में अपने आपको बिहार की राजनीतिक संस्कृति चेंज करी है, इसमें नए एलिमेंट कौन कौन से आए हैं, इसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति, कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण करें। आसान है, यदि आपने ढंग से विश्लेषणात्मक तरीके से पॉलिटी पढ़ा होगा तो रीजनल काउंसिल और तत्कालीन समय में जब 68 बीपीएससी मेंस हुआ था ना, तो उस समय हाल फिलहाल में जोनल काउंसिल की बैठक हुई थी और उसी बैठक के समकक्ष में यह प्रश्न पूछा गया है रिलेटेड विथ दैट बैठक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है।
दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? ठीक है, कारण दीजिए, एक्सप्लेन करना है, गिव योर रीजन। देखो, जातिगत राजनीति, अभी हम छोटकू प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति में, भारत के हर एक राज्य में देखोगे वहां पे जातिगत जो रीजनल पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो जातिगत राजनीति को से ही कहीं ना कहीं डराइव होती हैं, धार्मिक राजनीति से ही कहीं ना कहीं डराइव होती हैं। उनका मोटिव ही होता है कि जाति के रूप में समाज को डिवाइड करके समीकरण अपने पक्ष में लेके और सत्ता की लोलुपता जो होती है उसको कहीं ना कहीं सस्टेन कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें। लेकिन इसके एवज में कहीं ना कहीं जो विकास का मेन मुद्दा होता है ना, वो पीछे छूट जाता है। और जब कोई विकास की बात करता है तो फिर ये जातिगत राग ये लोग अलाप देते हैं, जिसकी वजह से जो विकास, जो सोसाइटी के सर्वांगीण विकास का मुख्य मुद्दा होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एम, वो गौण हो जाता है और जाति प्रमुख भूमिका निभाने लगती है। तो अभी भी ये कहीं ना कहीं सस्टेन करता है। हालांकि जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेट हो रही है, जैसे जैसे लोग जो है देश दुनिया से जुड़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल में बनाई गई थी काम के आधार पे, इसको उसके बाद के जो तत्कालीन रूल करने वाले लोग थे, कैसे इन्होंने डिवाइड किया और जन्म के आधार पे जो है कर्म से जन्म के आधार पे इसको बना दिया। और तब से लेके तब तत्कालीन समय में ब्राह्मणवादी संस्कृति थी, ऊंचे कास्ट के लोग इसको रूल करते थे, और अब जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो है इसी जाति पे गेम खेल के अपना पॉलिटिकल एम प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट। हमने सारी चीजें एक एक करके क्वेश्चन को डिकोड कर लिया। अब हम देखेंगे कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपने देखो, सबसे पहले पॉलिटी का अप्रोच कैसे होना चाहिए, इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिटी देखो, आपका करंट अफेयर्स पे कितना भी कमांड हो, यदि स्टैटिक क्लियर नहीं है ना, तो आप करंट से ही केवल एग्जाम पास करना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी में स्टैटिक्स पोर्शन, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स, ये आपका जो है तैयार होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पे हर एक टॉपिक कम से कम आपको 50 टॉपिक जो है पॉलिटी पे तैयार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, पॉलिटी मैंने शुरुआत में बताया कि केवल सेकंड पेपर के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में भी इसमें पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पिछले बार पूछ दिए गए थे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और इसके साथ साथ पॉलिटी एस्से राइटिंग में भी काफी ज्यादा सहायता करता है। तो कम से कम यदि 50 करंट अफेयर्स टॉपिक, डिस्पाइट कि आपका स्टैटिक क्लियर है, जो भी कंटेम्पररी इशू है, मतलब 50 में थोड़ा सा अतिरेक जरूर बोल रहा हूं, लेकिन जो भी कंटेम्पररी इश्यूज है ना, जो भी रिपोर्ट्स है पॉलिटी से संबंधित, उस सारे रिपोर्ट्स को, सारे जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, सबको आपको तैयार करके रखना चाहिए। सबका माइंड मैप बना के रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? माइंड मैप बना के रखना चाहिए। माइंड मैप काफी इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप से आप हमेशा सोते वक्त भी आप पॉलिटी के बड़े बड़े प्रश्नों को आप क्या कर सकते हो, इजीली जो है उसको मगअप कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और पॉलिटी में जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। या अन्य पॉलिटी की बुक व्याख्यात्मक तरीके से मार्केट में अवेलेबल है और आपको लग रहा है कि ये अच्छी बुक है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसे कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ आपको जो है करंट अफेयर्स के लिए आपको 5 मंथ का, कम से कम 5 मंथ्स के जो भी सारे टॉपिक रहे हैं कंटेम्पररी इशू से रिलेटेड, आपको तैयार करना है, चाहे आप मैगजीन से तैयार करो या न्यूज़पेपर से तैयार करो। ठीक है, इसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि शॉर्ट आंसर लिखना है, और शॉर्ट आंसर में आप तभी टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे जब आपको पहले से इसकी प्रैक्टिस होगी, तब जाके आप मुख्य परीक्षा में मेन टाइम पे टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो ये हो गई हमारी बात। अब देखो, हमारे द्वारा जो है ना तैयार शुरू किया जा रहा है 20 दिसंबर से 78 बीपीएससी मेंस टारगेट बैच। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ठीक है, हिंदी माध्यम, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। इसमें हम आपको डेली क्लासेस बेस्ड ऑन एनालिटिकल अप्रोच, दैट मीन्स आपको करंट अफेयर्स
कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से किसी भी टॉपिक को यदि तोड़ मरोड़, देखो अभी प्रॉम्प्ट का जमाना आ गया है, आप बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे और पता चले कि एक साथ मिला के कई सारे टॉपिक को बीपीएससी क्वेश्चन थ्रो कर दे, तो प्रॉम्प्टनेस आप में होनी चाहिए। तत्कालीन समय के डिमांड को पूरा करने के लिए आप थोड़ा देर ठहरो, प्रश्न को आसानी से पढ़ो, उसका स्ट्रक्चर तैयार करो कि इस पार्ट पहले उसको डिफाइन करो कि इसका डिमांड क्या है, इसके इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को डिफाइन करते हुए स्ट्रक्चर तैयार करो, तब उसका जो है मेन फ्रेम पे उत्तर लिखो, ठीक है, रफ वर्क करने के बाद। तो ये बहुत ही जरूरी है। ये तो सारे अप्रोच के साथ इसमें डेली क्लासेस होंगे। इकोनॉमिक और ज्योग्राफी बिहार प्लस स्टैटिक हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी, मतलब टोटल सिलेबस है, इसको अलग अलग करके मैंने लिखा है। करंट अफेयर्स के मिनिमम 100 टॉपिक और 150 के आसपास टॉपिक हमारा टारगेट है कि हम इसको लेके चलें। साइंस एंड टेक, इसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के भी जितने भी टॉपिक होंगे सब पढ़ाए जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी इजी गोइंग प्रोसेस के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे शिक्षक काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ऐसे राइटिंग आप में इस आपके लिए इसमें मास्टर क्लास भी अवेलेबल कराया जाएगा। साथ में टॉपिक भी कम से कम 25 कह रहा हूँ, कम से कम 50 टॉपिक्स का फ्रेमिंग आपको अवेलेबल कराया जाएगा क्लास में, और इसमें जो है राइटिंग प्रैक्टिस भी आपसे कराई जाएगी क्लास में ही माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली हो सकता है। मान लीजिए कि आज आपने पढ़ा डीपीएसपी के बारे में, सपोज दैट डीपीएसपी के बारे में पढ़ा, तो कल क्लास शुरू करने से पहले आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन थ्रो किया जा सकता है कि डीपीएसपी का आलोचनात्मक परीक्षण करें, या डीपीएसपी के किन आयामों को लेके इसकी आलोचना करी जाती है। तो सबका जो है 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ कॉपी भी चेक होगा। तो 2 से 3 घंटे के क्लास डेली होंगे। इसके साथ साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो और ऑफलाइन। ये हमारा भिकना पहाड़ी पटना 4 रिमझिम होटल के बगल में, जब भी आप भिकना पहाड़ी आओगे सैदपुर मोड़ के पास, गूगल पे भी सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टेटस दोनों मेंटेन कर सकते हो। ऑनलाइन लोगों के लिए डिमांड था, ऑनलाइन लोगों का ये कहना था सर फी बहुत थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो शाम तक हम कोड जनरेट करवा देंगे, उस कोड पे आपको लगभग 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अभी है 10,999 रुपये, इसमें 5 से 7% का कोड आपको जनरेट कर दिया जाएगा। तो वहीं पे आप कोड अप्लाई करके उससे खरीद लेना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप कि जो चीज़ें भी मैं कन्वे करना चाहता था, और पॉलिटी को कैसे तैयार करना है, कैसे मगअप करना है, कैसे 78th बीपीएससी के लिए तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके मन में इससे संबंधित प्रश्न होंगे, डिलेमा होंगे, सब क्रिस्टल एंड क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।